Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today again we will discuss some important questions related to IT security. If you are preparing any certification exam from IIBF, then Geeky Bankers app could be one-stop solution for all of you. So here we provide chapter-wise lectures, then important questions, previous year questions, chapter-wise MCQs. And if you have any query, then you can drop a message here. This is our WhatsApp number and mobile number both. Okay. Let's start. So now the first question is what is A/B testing? So what is A/B testing? कि इसमें क्या है कि एक ही एप्लीकेशन, वेब पेज, सॉफ्टवेयर, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उसके दो डिफरेंट वर्जन को आप आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि भाई यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अच्छा है कि यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अच्छा है, ये ज़्यादा सेल्स हमें दे रहा है कि ये ज़्यादा सेल्स हमें दे रहा है, यूज़र को ज़्यादा इंगेज करके कौन ये रख रहा है कि ये रख रहा है। और एक बार जब मान लीजिए सारा डेटा हमें मिल जाता है दोनों वर्जन का, तो उस दोनों को फिर हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो टेस्टिंग है, सो दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। ठीक है, ए बी टेस्टिंग इज अ मेथड used to compare two different versions of a web page, app or other digital product to determine which performs better. The goal is to identify which variant leads to a better user experience and achieve a specific goal such as conversions or click. ठीक है, and how it works, so two different versions are shown to different groups of user and matrices such as user engagement and sales are compared. तो दोनों ये दो डिफरेंट वर्जन है हमारा, तो इस वर्जन को क्या करते हैं, दो डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र ग्रुप को जो है हम लोग देते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है नहीं है, या उनका जो इंगेजमेंट है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको फिर आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं डेटा को, कौन सा वर्जन जो है वो बेटर है। तो ये होल प्रोसेस हमारा क्या हो गया, ए बी टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो देखिए यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है कि ये फाइनल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, और जो एंड यूज़र है, जो क्लाइंट है, जिसने मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनवाया है या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करवाया है, तो जब मान लीजिए डेवलपर बना लेगा तो एंड यूज़र्स को देखा ना कि भाई देख लो कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो इसको कि नहीं कर रहे हो। तो यूज़र के एक्सेप्टेंस के लिए जो टेस्टिंग होता है, यूज़र के एक्सेप्टेंस के लिए जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कि एक बार एंड प्रोडक्ट बन गया, अब एंड यूज़र को दे दिया कि भाई एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना, आप लोग बैंक में हैं, यदि आप बैक ऑफिस में होंगे तो जब भी मान लीजिए कोई सर्विस लॉन्च करना है या कुछ लॉन्च करना है तो यूएटी करते हैं ना, कि जब एक बार डेवलप कर दिया तो बैंक को मिलता है यूएटी करने के लिए। ठीक है, कि एक बार यूएटी करके देखता है कि फंक्शनलिटी जैसा हम चाह रहे थे वैसा है कि नहीं, डिफरेंट सिनेरियोज और ये सब चेक करते हैं। एक बार यूएटी हो गया पास तो फिर हो गया, उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है, कस्टमर के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है कि इज दी final phase of the software testing process where the end user or client test the software in a real world scenario to ensure it meets their requirement. ठीक है, in a real world scenario to ensure it meets their requirement. client जो है वो टेस्ट करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, और जो भी वो उसका एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को जो सॉफ्टवेयर है, डिजिटल प्रोडक्ट है, वो मीट कर रहा है कि नहीं, इसको ये लोग यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वैलिडेट दैट द प्रोडक्ट वर्क्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेन इस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए कि नहीं है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो जो एंड यूजर्स है, जो एक्चुअल यूजर्स है या फिर क्लाइंट है जिसने वो प्रोडक्ट बनवाया है अपने लिए वो। ठीक है, कंडक्ट द टेस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट, आउटकम क्या है? तो इफ यूएटी इज सक्सेसफुल द सॉफ्टवेयर इज अप्रूव्ड फॉर रिलीज। एक बार मान लीजिए कि अप्रूव हो गया तो उसको फिर वो रिलीज में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो क्या है? देखिए, जब भी हम लोग व्हाइट बॉक्स पढ़ते हैं ना, बचपन से आप सब पढ़ते आ रहे होंगे जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, तो सिंपली बोला जाता है कि जिसको कोडिंग का नॉलेज है, ठीक है, कोड कैसे काम कर रहा है, तो वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड यूज़र्स, बस उसको पता है कि फॉर देम, जिसके पास नहीं है नॉलेज कि सॉफ्टवेयर इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, उसको पता है कि ये इनपुट देंगे और ये आउटपुट आना चाहिए। दे ओनली नो कि इनपुट आउटपुट का वैलिडेशन कैसे करना है, ठीक है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक where the tester has knowledge of the internal structure or code of the system. It focuses on verifying the flow of inputs through the code, execution path and ensuring all the component function as expected. और सारे मतलब जिसके पास मान लीजिए नॉलेज है कि उसका कंट्रोल फ्लो क्या है, ठीक है, कोड स्ट्रक्चर क्या है, लॉजिक, पाथ, लूप्स, कंडीशन, तो वो सब कुछ चेक करता है। फ्लो ऑफ इनपुट्स क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूशन पाथ क्या है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि टेस्टर जो है उसको नॉलेज होता है, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड सिस्टम का सारा नॉलेज होता है, ठीक है। इस टेस्टिंग को जो है हम लोग क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर फोकस एरिया क्या होता है? तो कोड स्ट्रक्चर, लॉजिक पाथ, लूप्स एंड कंडीशंस, ये सारा हमारा फोकस एरिया होता है, ठीक है। यूज केस क्या है कि डेवलपर्स टिपिकली परफॉर्म व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टू वैलिडेट दैट द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन फंक्शन एज डिजाइंड, कि इंटरनल फंक्शन जो है वो सही से काम कर रहा है, तो दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो देखिए वहां पर क्या है, टेस्टर को सब कुछ पता था, यहाँ पर टेस्टर को क्या होता है कि इवेल्युएट द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द इंटरनल कोड और स्ट्रक्चर। यहाँ पे टेस्टर के पास कोई इंटरनल कोड और स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। यहाँ वहाँ पे क्या था कि इंटरनल स्ट्रक्चर कोड का नॉलेज था, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में नहीं नॉलेज होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट्स। इस यहाँ पर क्या चेक किया जाता है? तो यहाँ पर बस इनपुट आउटपुट को चेक किया जाता है, ठीक है, कि जो हम लोग ये इनपुट, ये सेट ऑफ इनपुट डालेंगे और ये सेट ऑफ जो है वो आउटपुट जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। फोकस में क्या होता है? तो मेनली फंक्शनैलिटी पे हम लोग फोकस करते हैं। यूज केस क्या है? तो परफॉर्म्ड बाय टेस्टर और क्वालिटी एश्योरेंस टीम टू इंश्योर द सिस्टम बिहेव्स एज रिक्वायर्ड विदाउट रिगार्ड टू द इंटरनल वर्किंग। यूज केस यहाँ पे यही है कि सिर्फ हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमने जो इनपुट दिया है और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, सिस्टम जो है वो ऐसे फंक्शन कर रहा है कि नहीं जैसा मान लीजिए जो स्टेक होल्डर है वो चाह रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज बिग डेटा इन कंप्यूटर साइंस। देखिए बिग डेटा क्या है? बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स एंड मेथड कैन नॉट हैंडल इफिशिएंटली। जो ट्रेडिशनल हमारे डेटा प्रोसेसिंग टूल है जो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स, ठीक है, कि जहाँ ह्यूज वॉल्यूम्स में जो है, ठीक है, डेटा रहता है जो हमारा जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब भी हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं ना, तो जो आप ऐसे ना बिग डेटा को 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल बिग डेटा, ठीक है, मीडियम बिग डेटा, लार्ज और एक्सट्रीमली लार्ज।
तो स्मॉल जो है वो मान के चलिए 1 टू लेके 100 TB तक हो सकता है टेराबाइट में। लेकिन जो मीडियम डेटा ये है ये जा सकता है 100 TB से लेकर के 1 पेटाबाइट तक, ठीक है। और जो लार्ज है वो जाएगा 1 पेटाबाइट से लेकर के इसका साइज हो सकता है 100 पेटाबाइट तक। और जो एक्सट्रीमली लार्ज डेटाबाइट है, ठीक है, तो वो एक्साबाइट में जाता है, एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट एंड एबव। अब देखिए क्या है कि जैसे आप देखोगे बिग डेटा का एग्जाम्पल रियल टाइम देखना चाहो तो जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है, मान लीजिए पर डे ये लोग टेराबाइट टू पेटाबाइट में डेटा जनरेट करते हैं, टेराबाइट में से टेराबाइट से पेटाबाइट बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक दिन में ये डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब आप बताओ कि वो डेटा जो एक्सट्रीमली हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी देख लो, SQL, ओरेकल, कुछ भी सिंपल डेटाबेसेस, ठीक है, उसमें तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए जो है ये बिग डेटा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। या आप बिग डेटा जनरेशन में आप टेलीकम्युनिकेशन को देख लो, जो मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क कॉल्स मैसेजेस का डेटा जो है वो जनरेट कर रहे हैं, या ई-कॉमर्स चैनल कर रहा है, या साइंटिफिक रिसर्च में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिग डेटा जो है वो आता है। की कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें तो 4 V's हैं, जैसे वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। वेराइटी क्या है, डिफरेंट होगा। वेलोसिटी द स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। एंड वेरासिटी क्या है, इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, दिस इज वेरासिटी। तो ठीक है, बिग डेटा आप एक पता लग गया होगा कि ये होता है। यदि ऑप्शन में बहुत 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 बेसिक पूछता है IT सिक्योरिटी में, वो आप कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे ना 3-4 टर्म आया था, देखिए हमने यहाँ देखा था स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर एंड इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट स्कीमा ऑफन स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो एग्जाम्पल क्या है कि डेटा इन डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स लाइक SQL डेटाबेस, एक्सेल शीट, तो ये हो गया पूरा पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, डेटा दैट डजंट हैव अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट बस स्टिल हैज सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज लाइक टैग्स और मार्कर्स टू मेक इट ईजियर टू एनालाइज, जैसे जेसन या NoSQL। देखिए जेसन में आप, या XML की मैं बात करूं तो यहाँ पर ना, इवन NoSQL में, MongoDB में भी यहाँ पर ना की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना, की वैल्यू पेयर में होता है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, तो जहाँ पे कोई फॉर्मेट और स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे ईमेल्स, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, वो भी डेटा है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या कि व्हाट इज गैस्प इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, GAISP। तो दिस इज जनरली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, GAISP, ठीक है ना। ये जो GAISP है ना, जनरली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, तो ये डेवलप किया था और पब्लिश किया गया था ISSA। ये जो है ISSA जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें इसे ये ग्लोबल मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसका मेन काम ही है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रमोट करना, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसको प्रमोट करना। तो उन्होंने इस गाइडलाइंस को लाया था GAISP, ठीक है। अब ये है क्या, तो अगेन मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है उसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मतलब गाइडलाइंस हैं या स्टैंडर्ड है जो आपको मानना पड़ेगा यदि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाह रहे हो तो, ठीक है। द गोल ऑफ GAISP इज टू डॉक्यूमेंट कॉमन प्रैक्टिसेस इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशन। GAISP stands for, generally ये तो पता ही है, generally accepted information security principle. It provides a set of guidelines and best practices designed to ensure that information system maintain
कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यदि मान लीजिए कि हम इसको क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इसको इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन हो वो इस तीनों पैरामीटर पे सिक्योर रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी में। तो GAISP क्या हुआ, एक गाइडलाइंस है, तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके सीरियस है तो वो इसके गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ट्रैप डोर इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। ट्रैप डोर का जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या रोल है या क्या है, ट्रैप डोर है क्या। तो देखिए ट्रैप डोर क्या है। ट्रैप डोर क्या है, is a hidden mechanism within a software or hardware system that allows bypassing normal security procedure to access the system without authentication। ठीक है, यूज केस क्या है। अच्छा, मैं आपको ना एक ट्रैप डोर के बारे में बता रहा हूँ। बहुत इनिशियली ना जब मैं APIs लिखता था, ठीक है, जावा में, स्प्रिंग में मैं काम करता था, स्प्रिंग बूट में, ठीक है, तो पोस्टमैन से हम लोग चेक करते थे बहुत इनिशियल लेवल पे, कॉलेज पास होने के बाद ही। तो पोस्टमैन होता है API चेक करने के लिए, यदि आप लोगों ने किया होगा तो उससे हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे ना कि एक ऐसा API बना के हम लोग खुद रख लेते थे, ठीक है, जो हमें सिस्टम में लॉगिन कर देता था बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें कुछ डालना नहीं होता था। अब मान लीजिए यदि आप गेट या पोस्ट या पुट ये सब आप यूज़ करते हो ना, तो हम लोगों ने एक सिंपल एक API बना रखा था, ठीक है। और गेट API का हम लोग जनरली गेट API का यूज़ होता है कुछ गेट करने के लिए, इससे हम लोग लॉगिन होते थे। जनरली जो मेथड मान लीजिए जो कॉल हो रहा है कंट्रोलर से, ठीक है, तो वहाँ पे लिख दिया था कि सिस्टम में हमें लॉगिन कर देगा, तो वो हमें लॉगिन कर रहा था। तो एक तरीके से वो भी ट्रैप डोर है क्या कि अब कौन फ्रंट एंड से जाके सब कुछ करे। तो जनरली होता क्या है ना कि डेवलपर जब मान लीजिए सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम में वो अपने लिए कुछ APIs को या कुछ ऐसा बैकडोर एंट्री करने के लिए रखते हैं कि उनको मतलब काम आएगा, कुछ करना होगा तो वो उसका यूज़ करेंगे। लेकिन होता क्या है कि बाय द टाइम सिस्टम बन गया और वो भूल गए उसको डिलीट करना उस कोड को, तो जैसे मान लीजिए भूल गए तो अब क्या है कि बाद में उसको एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप पढ़ो, बहुत इजी है, कुछ है नहीं है, तो एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। क्या लिखा है, अ ट्रैप डोर इज अ हिडन मैकेनिज्म विद इन अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम दैट अलाउज बाय पासिंग नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर टू एक्सेप्ट द सिस्टम विदाउट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यूज केस क्या है, ऑफन यूज्ड बाय डेवलपर for troubleshooting during software development, but if discovered by attackers it can be exploited for unauthorized access। मतलब सिस्टम में लूप होल को छोड़ देना, पहले जनरली लोग अपने इजीनेस के लिए करता है, लेकिन बाद में मान लीजिए छूट गया तो वो अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर लेगा, तो दैट इज ट्रैप डोर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RFID एंड बारकोड। RFID और बारकोड में जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, RFID है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टैग्स होता है, जनरली ये वेयर हाउस में, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है, सामान वामान जहाँ पे स्टोर करते हैं ना तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी ID आइडेंटिफिकेशन। तो RFID tags can store up to 2000 bytes of data while barcode have varying capacity। तो ये 2000 बाइट तक करता है और इसका अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है। स्कैनिंग में क्या है कि RFID स्कैनर कैन रीड मल्टीपल टैग्स एट वंस, RFID स्कैनर, while barcode स्कैनर रिक्वायर अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ईच कोड। वो करते हैं ना, लाइन है, आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा लाइट को, फिर जाकर के वो रीड करेगा। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बारकोड के केस में क्या है कि लाइन ऑफ साइट आपको नीड होगा। ड्यूरेबिलिटी, तो RFID टैग्स आर मोर ड्यूरेबल देन बारकोड बिकॉज दे आर ऑफन एम्बेडेड विद इन द ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक लेवल्स। बारकोड्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर और एडहेसिव लेवल्स विच कैन मेक देम मोर सस्पेक्टेबल टू वियर एंड डैमेज। तो RFID टैग्स जो है वो ड्यूरेबल होता है, ठीक है, प्लास्टिक का बना होता है, उसी के अंदर चिप है तो वो चलेगा। कॉस्ट है तो RFID महंगा है, बारकोड सस्ता है। ठीक है, इजीनेस ऑफ मतलब ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो बारकोड में कुछ है नहीं, चिपका दीजिए बारकोड को, RFID को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा लगेगा।
एफर्ट आपको, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है, तो RFID इज मोर डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट और काउंटरफिट देन बारकोड। बारकोड में तो प्रिंट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, RFID में तो प्रिंट नहीं कर पाओगे, वो तो डिवाइस ऐसा दिखता रहे, लंबा वाला भी होता है, गोल वाला भी होता है प्लास्टिक का, और उसको आप क्या कॉपी करोगे, चिप तो अंदर में है उसके, तो उसको कॉपी करना डिफिकल्ट है। सिक्योरिटी में RFID इज मोर सिक्योर देन बारकोड। कम्युनिकेशन, RFID use radio waves to communicate data while barcode use light to read the black and white pattern, ठीक है, इसमें लाइट का यूज होता है। लाइन ऑफ साइट में तो ठीक है, बारकोड को जरूरत है, RFID में आपको लाइन ऑफ साइट जरूरत नहीं होता। ऑटोमेशन, RFID कैन बी फुली ऑटोमेटेड एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ हैंड-हेल्ड रीडिंग डिवाइस। आपको हैंड-हेल्ड रीडिंग डिवाइस का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे RFID के केस में। तो ये हमारा बारकोड और RFID में डिफरेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ISMS इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखिए ISMS क्या है, तो ISMS स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स that help organizations manage and protect their information security, ठीक है, and controls and that help organizations manage and protect their information security. ISMS are designed to help organization meet the 3 objective of the information security. This is CIA tried, ठीक है। तो ISMS क्या है कि सेट ऑफ पॉलिसी और प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, देन है इंटीग्रिटी, देन है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि इंश्योरिंग ओनली ऑथोराइज्ड पीपल एंड डिवाइस कैन एक्सेस डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी आप जानते ही हो, बोलते हैं कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है मतलब कुछ ही लोगों को पता है, सबको बता देंगे तो क्या कॉन्फिडेंशियल रहेगा फिर, है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि जो ऑथोराइज्ड पीपल है, जिनको जितना जानना चाहिए उनको उतना ही पता रहता है, ठीक है। इंटीग्रिटी, तो कीपिंग डेटा एक्यूरेट एंड कंप्लीट। इंटीग्रिटी डेटा जो था वही, ठीक है ना, वो मॉडिफाई नहीं हुआ है। अवेलेबिलिटी मतलब जब भी आपको ज़रूरत हो डेटा का तो यू कैन एक्सेस दैट डेटा, इट शुड बी अवेलेबल, ठीक है, ऑन दैट टाइम। तो दिस इज अवेलेबिलिटी। ISMS help organizations identify and mitigate potential threat, build trust, avoid risk and comply with security standards, ठीक है। ये हमें किस किस में हेल्प करता है, तो क्या है, कैन बी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। पहले है आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल थ्रेट, बिल्ड ट्रस्ट, अवॉइड रिस्क एंड कंप्लाई विथ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, तो इसमें हमें हेल्प करता है ये। नेक्स्ट क्या है, ISMS can be based on industry standard frameworks such as ISO 2701001 which can be customized to meet an organization's specific needs, should be continuously monitored। देखिए ISMS क्या है कि जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है ये, ठीक है। जैसे ISO 27001 कंप्लाइंट होगा तो जो वहाँ पे जो पैरामीटर है वो यहाँ पे उसमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, यानी स्पाइरल मॉडल्स के बारे में पढ़ना। देखिए स्पाइरल मॉडल के बारे में हम जब भी करते हैं तो बहुत सारा मॉडल है, इसमें वाटरफॉल है, एजाइल है, स्पाइरल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो स्पाइरल मॉडल जो है वो मेनली हमारा क्या है, रिस्क से रिलेटेड है, ठीक है। द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स टू मैनेज रिस्क एंड क्रिएट वर्किंग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। इट इज अ की मॉडल इन द SDLC। तो सबसे पहला इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है आइटरेटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे मैंने एक फोटो लिया था, ये रहा, ठीक है, कि हर आइटरेशन में ना ये एक पर्टिकुलर मतलब फेज को कंप्लीट करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर एवेल्यूएशन होता है, फिर नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो द मॉडल यूजेज आइटरेटिव डेवलपमेंट साइकिल वेयर ईच स्पाइरल प्रोड्यूसेज अ वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो हर में मतलब हर स्पाइरल जो है वो क्या है कि एक वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो बना रहा है, प्रोड्यूस करेगा, मतलब बना रहा है मतलब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, रिस्क मैनेजमेंट। द मॉडल इज known for its ability to manage risk including unknown risk that arise after the project has started।
तो जब हम स्टार्ट किए थे, जो अब पता नहीं, एक बार बनने के बाद पता चलता है, ठीक है। कोई काम आप स्टार्ट करते हो तो बहुत पता नहीं होता, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रॉस कॉन्स आपको पता चलता जाता है। प्रोटोटाइप, द मॉडल अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइप एट ईच फेज विच कैन इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हर फेज के बाद एक चलता फिरता मॉडल आप दे रहे हो कि भाई एक्सपीरियंस करो इसको, देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। ग्रेजुअल रिलीज, द मॉडल अलाउज फॉर ग्रेजुअल रिलीजेज एंड रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू ईच फेज। तो हर फेज के बाद आप प्रोटोटाइप दोगे तो कुछ कमेंट आएगा तो फिर आप चेंज करेंगे फिर उसको ठीक करेंगे। डायग्राम, द मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज अ डायग्राम दैट लुक्स लाइक अ कॉइल विद द लूप्स वेयर ईच लूप इज अ फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हर ये स्पाइरल है, कॉइल है, जो भी बोलिए, तो वो फेज है, ठीक है। हर फेज के बाद क्या क्या हो रहा, हम प्रोटोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर साइकिल के बाद जो है स्पाइरल, कॉइल, जो भी बोलिए, उसके बाद क्या होता है कि प्रोटोटाइप मिल रहा है, फिर उसमें रिफाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर जो उससे पिछले वाले में रिस्क आया था उसको हम मिटिगेट करते हैं। तो दिस इज ए स्पाइरल मॉडल, ठीक है। व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग एंड अल्फा टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? देखिए यूनिट टेस्टिंग क्या है ना कि मान लीजिए कि आपको ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपको ना एक लॉगिन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। आपको बोला कि लॉगिन फंक्शनैलिटी तुम इंप्लीमेंट करो, यदि आप मान लीजिए MCA BTech कुछ किए होगे तो कोड आपने लिखा होगा। तो अब लॉगिन क्या है कि लॉगिन में मान लीजिए आप सिनेरियो देखो तो एक डेटाबेस लॉगिन हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, गूगल लॉगिन हो सकता है, एक फेसबुक लॉगिन हो सकता है, मान के चलिए इंस्टा लॉगिन हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। एक ये भी हो सकता है आजकल आप अपना ये डिजिटल की के थ्रू जो करते हो, ठीक है ना, क्लास 3.0 या 2.0। तो कहने का ये मतलब है कि एक मॉड्यूल में डिफरेंट यूनिट्स हुए ना, ये सारे यूनिट्स ही तो हैं, जितना फंक्शन उतना यूनिट, जितना फंक्शन आप लिख रहे हो वो सारा यूनिट ही तो है। तो हर यूनिट को टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में क्या कि उस हर यूनिट को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग देखिए क्या है, focuses on a single unit of code and is performed to catch bugs early in the development. Unit testing helps ensure that bug don't go undetected for too long when dependencies between software components become more complex. कि हर यूनिट को यदि हम टेस्ट करते जाएंगे तो सिस्टम कितना भी बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो हमारे लिए उसको मैनेज करना जो है वो आसान होगा यूनिट टेस्टिंग में, ठीक है। ठीक है कि मान लीजिए क्या है कि डिफरेंट मॉडल मिलके एक सिस्टम बनाएगा। अब आप ऐसे समझो इसको कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक सिस्टम बनाना है, तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 हैं। अब हर मॉड्यूल में मान लीजिए इसमें बहुत सारे यूनिट होंगे, यूनिट 1, 2, 3, फिर ऐसे ही यूनिट 1, 2, 3, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए। अब क्या कि यदि आप यहीं पे इसको टेस्ट करके ख़त्म कर दोगे, तो पूरा सिस्टम नहीं ना टेस्ट करना पड़ेगा। यदि यूनिट, उस पर्टिकुलर यूनिट को हम कर लिए टेस्ट, तो है ना। तो अब क्या है कि इसीलिए क्या है कि यूनिट टेस्टिंग हेल्प्स इंश्योर दैट बग्स डोंट गो अनडिटेक्टेड फॉर टू लॉन्ग व्हेन डिपेंडेंसीज बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि यदि हम पर्टिकुलर यूनिट को टेस्ट कर लेंगे तो जब आप ओवरऑल आपका सिस्टम बन जाएगा तो इतना टेस्टिंग का हेडेक नहीं रहेगा। तब तो करना ही है, क्योंकि जब बहुत सारा यूनिट इंटीग्रेट होकर एक मॉड्यूल बनेगा तो फिर मॉड्यूल को भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि यूनिट में इशू नहीं है, मॉड्यूल में कुछ इशू आ गया, ये ठीक बात है, लेकिन यूनिट को टेस्ट करने का यही फायदा है कि जो बग्स है वो अनडिटेक्टेड नहीं जाएगा। अल्फा टेस्टिंग क्या है? द फाइनल फेज ऑफ इंटरनल टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, इज परफॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट टीम एंड सेलेक्ट इंटरनल टेस्टर. It designed it to identify and fix bug and may have escaped notice during previous test. Alpha testing is more thorough than previous test and evaluates the product's overall functionality. देखिए जो बीटा टेस्टिंग है ना, जो बीटा टेस्टिंग मार्केट में होता है ना एक्चुअल एनवायरनमेंट में, अल्फा टेस्टिंग उससे जस्ट पहले होता है और जनरली ये जो डेवलपमेंट टीम है ना वो करता है अल्फा टेस्टिंग, फाइनल एक तरीके से कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, वो अपने हिसाब से टेस्ट कर रहा है। बीटा टेस्टिंग होगा तब तो वो मार्केट में चला जाएगा, एक्चुअल यूजर के पास चला जाएगा। लेकिन अल्फा टेस्टिंग में क्या है कि डेवलपर खुद टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको खुद टेस्ट करके देख रहे हैं अपने एंड पे ही। यदि मान लीजिए कुछ पता चल गया तो उसको वहीं के वहीं उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो ये क्लास हमारा कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, की बैंकर्स ऐप पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। उसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे MCQs टेस्ट के फॉर्म में, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, रिकॉर्ड क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है। तो आप 1 गो में आराम से पास कर सकते हो, ठीक है ना, सिंगल अटेम्प्ट में। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, तो कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट है तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। एक बात और, यदि आपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आपका यदि कुछ भी इशू आता है, कभी क्या होता है कि लैपटॉप में कैसे एक्सेस करना है, iOS प्लेटफॉर्म पे कैसे एक्सेस करना है, या ब्लॉक हो गए हैं, आप कुछ कर रहे हैं आपको पता नहीं है, ब्लॉक कर देता है सिस्टम, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, हम और तभी के तभी जो है हम लोग इसका आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू।